भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था का सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आईएएस पीसीएस से लेकर के सभी वनडे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो हम इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज संघ की कार्यपालिका जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसका नाम है संघ की कार्यपालिका को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से हम आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही ये कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन इससे ये क्लास लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी अत्यंत ही लाभदायक होगी। मुख्य रूप से हमारा फोकस आईएएस पीसीएस को लेकर के ही है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का जो अध्याय है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 के बीच किया गया है। इसका उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच संघ की कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, अर्थात जहां पर जनता अपनी सरकार को चुनती है। विश्व के कई महत्वपूर्ण देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में भी दो प्रकार की प्रणालियाँ लगभग संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं: संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप से अत्यंत ही शक्तिशाली होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति अत्यंत ही शक्तिशाली होता है। संसदीय शासन प्रणाली का उदाहरण भारत में पाया जाता है। भारत इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वैसे भारत के अलावा भारत में इस प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो हम लोकतंत्र में देखते हैं, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ हैं: संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दूसरे शब्दों में यदि ये कहा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली का उदाहरण भारत है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कहा जाता है। अब हम अपने मुख्य चैप्टर पर आते हैं। ये तो एक परिचय हो गया। अब हम मुख्य चैप्टर पर आते हैं, जिसका नाम है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अर्थात संघ की कार्यपालिका में जो ये चैप्टर है संघ की कार्यपालिका, इसमें हम इसके अंतर्गत क्या क्या हम इसका अध्ययन करेंगे। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे और महान्यायवादी के बारे में अध्ययन करेंगे। इन 4 बिंदुओं पर संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। संघ का अर्थ है केंद्र, कार्यपालिका का अर्थ है सरकार, यानी केंद्र की सरकार। केंद्र सरकार में ये मुख्य रूप से 4 प्रमुख पदाधिकारी शामिल होते हैं, जिनको कि राष्ट्रपति कहा जाता है, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। वैसे तो और भी कई होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस टॉपिक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार में इन 4 पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये 4 मिलकर के
केंद्र की सरकार को संचालित करते हैं, केंद्र सरकार को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। इसे आप लोग नोट कर सकते हो। हमारा प्रयास है बहुत ही सरल शब्दों में समझाना और लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाए, कोई भी बिंदु छूटने न पाए। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि संघ की कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान ने राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की हैं, किस प्रकार से उसका चुनाव होता है, उसे शपथ कौन दिलवाता है, उसे कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसे किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के तहत अपने पद से हटाया जा सकता है, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के अंतर्गत। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इत्यादि। राष्ट्रपति के बाद संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से, उसे उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, इत्यादि बिंदुओं पर हम उपराष्ट्रपति के अंतर्गत चर्चा करेंगे। उसके बाद संघ की कार्यपालिका में है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, इसमें प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। और उसके बाद महान्यायवादी। मंत्रिपरिषद यानी संघ की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम मंत्रिपरिषद के अंतर्गत करेंगे। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी पूरे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। एक तरह से हम सरल शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार का वकील होता है। लगभग भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए भारत के सभी संपूर्ण न्यायालयों में, पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में ये जा सकता है, संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। ये सब चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो सर्वप्रथम हम संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को देखते हैं। राष्ट्रपति के बारे में सर्वप्रथम दो बातें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके लिखा गया। अधिकांश चीज़ें, जो चीज़ें जिन देशों से अच्छी लगी, उन देशों से उन चीज़ों को लेकर के भारत के संविधान में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति
के बारे में सर्वप्रथम जानना यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, किंतु राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यप्रणाली राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यप्रणाली का अर्थ है कार्य करने का तरीका। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यप्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये दो बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी विषय की गहरी जानकारी के लिए उसका गहरा अध्ययन अत्यंत ही आवश्यक है। यहाँ पर मैंने बताया कि राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जिस प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वोच्च, वहाँ का सर्वोच्च पद है, उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति भी भारत का सर्वोच्च पद है। तो एक तरह से सर्वोच्च पद के रूप में यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किंतु यदि राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी जाएँ, उसके अधिकार देखे जाएँ, उसकी कार्यप्रणाली देखी जाए, तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसकी शक्तियाँ और कार्यप्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लेकर के भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ये जानना अत्यंत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में सम्राट होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति का पद तो होता नहीं। जिस प्रकार से ब्रिटेन का सम्राट कार्य करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। अमेरिका की तरह भारत का राष्ट्रपति भले ही सर्वोच्च संवैधानिक पद तो है, लेकिन उसे वह अधिकार और शक्तियां प्राप्त नहीं हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार और शक्तियां जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति की अधिकार और शक्तियां एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही मजबूत स्थिति में अमेरिका का राष्ट्रपति है। अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सर्वोच्च ताकतवर पद है। भारत का राष्ट्रपति यदि देखा जाए तो सर्वोच्च पद तो है, लेकिन ये ब्रिटेन के सम्राट से इसके अधिकार और शक्तियां मिलती हैं। जिस प्रकार से ब्रिटेन का सम्राट वहाँ की मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति भी भारत की मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। ये जानना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति संघ की, पहले हम परिचय बता रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद हम अनुच्छेद 52 से क्रमानुसार शुरू करेंगे। भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसको हम यह भी कह सकते हैं
अध्यक्ष होता है। संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रमुख भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख भी होता है, कार्यपालिका भी प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष ही होता है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में ऐसा संविधान में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है, अध्यक्ष है, संवैधानिक प्रमुख भी है। संवैधानिक प्रमुख इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पद है ये। राष्ट्र का अध्यक्ष चूँकि पूरे देश का सर्वोच्च पद है, इसलिए ये राष्ट्र का भी अध्यक्ष इसे कहा जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें जानना अत्यंत आवश्यक है राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्र का भी अध्यक्ष होता है। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रपति का पद एक तरह से सर्वोच्च संवैधानिक पद है, किंतु भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद तो है, सबसे बड़ा भी पद है, राष्ट्र का भी अध्यक्ष है, किंतु यह मंत्रिपरिषद जिसका प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। जो भी ये कार्य करेगा, हालांकि सभी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, सभी कार्य जो भी कार्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद को व्यवहारिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए बनाया गया है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और मंत्रिपरिषद का निर्माण संसद के द्वारा, विशेषकर लोकसभा के द्वारा होता है। लोकसभा में वही प्रतिनिधि जाते हैं जिन्हें जनता सीधे चुनती है, इसलिए व्यवहारिक रूप से मंत्रिपरिषद सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। कार्य तो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु उसके पीछे मंत्रिपरिषद होती है, जिसको हम आगे देखेंगे, आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। सर्वप्रथम अब हम आते हैं अनुच्छेद पर। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम मुख्य रूप से यही पढ़ते हैं कि भारत का शासन किस प्रकार से चलाया जाता है, संविधान में इसे चलाने के लिए क्या क्या नियम दिए गए हैं, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों के अधिकार और शक्तियां क्या हैं, इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का टॉपिक है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद पर। मुख्य अनुच्छेदों को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। अनुच्छेद के साथ साथ क्या क्या अधिकार और शक्तियां हैं, यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है। अधिकांशतः इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज्य व्यवस्था को, या यूँ कहें कि भारतीय संविधान को अधिकांशतः अनुच्छेद ही समझ लिया जाए कि हमने अनुच्छेद रट लिया तो हमारा संविधान सही हो गया। अधिकांश विद्यार्थी अनुच्छेद को रटने में ही परेशान रहते हैं। हाँ, अनुच्छेद को जानना आपके लिए आवश्यक है, किंतु उस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, ठीक है ना, उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। खासकर विशेषकर सिविल सर्विस के विद्यार्थियों के लिए उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना अत्यंत ही आवश्यक है। रटने से काम नहीं चलेगा। हर एक बातें क्या कही जा रही हैं और उनका क्या अर्थ निकल रहा है, उसका क्या अर्थ है, इसको जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो अनुच्छेद पर हम चलते हैं। जैसा कि हमने कहा, अनुच्छेद भी पढ़ना आवश्यक है, लेकिन अनुच्छेद ही संविधान है, यह गलत है, यह धारणा गलत है।
हाँ, अनुच्छेद की जानकारी आवश्यक है। तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 52 से संघ की कार्यपालिका की शुरुआत होती है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53, इसमें इसकी व्याख्या करना कोई आवश्यक नहीं है, बस इसमें इतना ही समझना है कि भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 अत्यंत आवश्यक है। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका, जैसा कि हमने बताया संघ का मतलब यहाँ पर केंद्र है, केंद्र। संघ की कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, इसे ध्यान से समझना अत्यंत आवश्यक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात केंद्र सरकार की शक्तियां किसमें निहित का मतलब है शामिल, राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग, वह का मतलब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान में दिए गए, शक्तियों का मतलब अधिकार, शक्तियों का प्रयोग संविधान में दिए गए प्रावधानों, मतलब संविधान में जो प्रावधान, जो नियम दिए गए हैं, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्वयं, जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है स्वयं करने के लिए, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अर्थात अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता। संविधान ने जो उसे अधिकार दिया है, या तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार करेगा, या अपने अधिकारों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों का अर्थ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। इसका अर्थ यह है, अधीनस्थ अधिकारियों का यहाँ पर अर्थ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद
के माध्यम से करेगा, अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 53 ये कहता है, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 53 में यदि हम इसे शब्द टू शब्द, केवल शब्द ही रट डालें, ठीक है ना, पूरा हम रट डालें और समझें कुछ नहीं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि अनुच्छेद 53 में जो बातें कही गई हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका अर्थ क्या है, अर्थात केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो किस में शामिल हैं, राष्ट्रपति में शामिल हैं। लेकिन राष्ट्रपति उन सभी शक्तियों का प्रयोग या तो संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अनुच्छेद 54 से हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। आपको यह क्लास कैसी लगी अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आगे और सरल से सरल शब्दों में समझाने का, और हम ज़्यादा जल्दी नहीं भागेंगे, हम थोड़ा थोड़ा ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है सिविल सर्विस के अभ्यर्थियों, जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए ये कक्षा प्रारंभ की गई है, और साथ ही साथ अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए तो लाभदायक ही है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही लेकर के चलेंगे, लेकिन हम एक एक शब्द, एक एक अर्थ को समझाते हुए चलेंगे। तो ये कक्षा कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।